हेलो स्टूडेंट, आपके हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज चंद्रग्रहण से लौटती बेर नामक पाठ का अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न कराया जाएगा। पहला पद्यांश है, और सरसों की ने पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में बधारी। फाग गाता मास फागुन, आ गया है आज जैसे। तो इसका पहला प्रश्न है, कवि तथा कविता का नाम। कवि का नाम केदारनाथ अग्रवाल, कविता का नाम चंद्रग्रहण से लौटती बेर। दूसरा प्रश्न है, सरसों को सयानी कहने के पीछे क्या आशय है। उत्तर है, सरसों को सयानी कहने के पीछे दो आशय है। पहला, फसल तैयार हो गई है। दूसरा, उसके पीले फूलों की शोभा सब ओर फैल गई है। अगला प्रश्न है, कवि ने विवाह का वातावरण कैसे निर्मित किया है। उत्तर है, कवि ने विवाह का वातावरण तैयार करने के लिए 4 क्रियाएं दिखाया है। पहला, लड़की ब्रैकेट में सरसों का सयानी होना। दूसरा, हाथ पीले करना। तीसरा, ब्याह मंडप में पधारना। चौथा, शादी के गीत रचाना या गाना। अगला प्रश्न है, हाथ पीले करने के 2 अर्थ हैं, उन्हें स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, इसके 2 अर्थ हैं, पीले फूल उगाना, दूसरा शादी रचाना। भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, प्रकृति सौंदर्य की सज धज को कन्या के ब्याह मंडप के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह अत्यंत सुंदर एवं रमणीय कल्पना है। पाठक इसे पढ़कर मुग्ध हो उठता है। उसके बाद शिल्प सौंदर्य। अगला प्रश्न है, शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, और सरसों की ने पूछो, सरसों के सौंदर्य के लिए अति सुंदर अभिव्यक्ति है। दूसरा, सरसों और फागुन मास का मानवीकरण किया गया है। सरसों को विवाह योग्य सयानी कन्या के रूप में तथा फागुन को कायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। हाथ पीले कर लिए हैं में श्लेष अलंकार है। इसके 2 अर्थ हैं। पहला, पीले फूल आ गए हैं। दूसरा, विवाह हो गया है। उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें है, फाग गाता मास फागुन, आ गया है आज जैसे। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अनुप्रास की छटा देखने को मिलेगी, जैसे सबसे सयाने, तो स की आवृत्ति है। इसके बाद पद्यांश संख्या 2, अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। चट दबाकर चोंच में नीचे गले की डालता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया, श्वेत पंखों के झपाटे मार फोन, टूट पड़ती है फिर भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। पहला प्रश्न है, बगुले का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर है, तालाब के जल में एक बगुला चुपचाप खड़ा है। उसकी टांगें जल में डूबी हुई हैं। दिखने में वह ऐसा लगता है मानो भगवान के ध्यान में लीन हो, परंतु जैसे ही उसे कोई मछली आती हुई दिखाई देती है, वह अपना ध्यान तोड़कर अपनी चोंच से उस मछली को पकड़ लेता है और मुंह के नीचे डाल लेता है।
अगला प्रश्न है, काले माथ वाली चतुर चिड़िया की चतुराई का वर्णन कीजिए। उत्तर है, काले माथ वाली चिड़िया अत्यंत चतुर तथा फुर्तीली है। वह दूर आकाश से ही तालाब में तैरती उजली मछली को देख लेती है, तब वह अचानक तालाब के जल पर आक्रमण करती है और उस मछली को अपनी पीली चोंच में दबाकर आकाश में उड़ जाती है। अगला प्रश्न है, बगुला क्या देखकर ध्यान निद्रा त्याग देता है। उत्तर है, बगुला सरोवर में तैरती मछली को देखकर ध्यान निद्रा त्याग देता है। अगला प्रश्न है, ध्यान निद्रा का व्यंग स्पष्ट कीजिए। ध्यान निद्रा का व्यंग है, आंखें बंद सी किए हुए मछली की तलाश में खड़ा बगुला। इसके बाद अगला प्रश्न है, टूट पड़ना कहाँ से स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, टूट पड़ना कहाँ से है, तेजी से शिकार पर झपट पड़ना। अगला प्रश्न है, चटुल विशेषण से आप क्या समझते हैं। उत्तर है, बहुत चुस्त। उसके बाद शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करना है। तो शिल्प सौंदर्य है, चित्रात्मक भाषा का प्रयोग हुआ है। चट, झपाटे, फौरन, चटुल आदि शब्दों की स्फूर्ति देखते ही बनती है। अगला, अनुप्रास का सौंदर्य है, चतुर चिड़िया, उजली चटुल मछली। छंद मुक्त कविता होते हुए भी लय की तीव्रता दर्शनीय है। उसके बाद अगला पद्यांश है, चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली है। बाज भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। पहला प्रश्न है इस पद्यांश का, चित्रकूट की भूमि को बाज क्यों कहा गया है। उत्तर है, चित्रकूट की धरती पर कोई फसल नहीं उगती है, केवल अपने आप उगाए कुछ झाड़ झखाड़ खड़े हैं, इसलिए उसे बाज भूमि कहा गया है। अगला प्रश्न है, चित्रकूट की पहाड़ियों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो उत्तर है, चित्रकूट की पहाड़ियाँ ऊंची नीची हैं, परंतु वे बहुत अधिक ऊंची या नीची नहीं हैं। वे ऊबड़ खाबड़ हैं, दूर दूर तक फैली हुई। उन पहाड़ियों पर कांटेदार कुरूप पेड़ खड़े हैं। अगला प्रश्न है, अनगढ़ का आशय स्पष्ट कीजिए। अनगढ़ का आशय है, ऊबड़ खाबड़ और अव्यवस्थित। अगला प्रश्न, रीवा के पेड़ों के लिए कौन कौन से विशेषण प्रयुक्त हुए हैं। उत्तर है, रीवा के पेड़ों के लिए 2 विशेषणों का प्रयोग हुआ है, कांटेदार और कुरूप।